Okay. वेलकम टू सरदर्द पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 6। मैं हूं अदनान और मेरे साथ हमारे सीनियर तज्जिया निगार अब्दुल्ला। क्या हाल है अब्दुल्ला? अल्लाह का शुक्र अदनान, आप सुनाओ क्या हो रहा है? बस यार पेट्रोल बम के हाथों बर्बाद हो गए which ये तो as बॉम्ब usual। नहीं, ये तो वो होता है ना, काउंटर स्ट्राइक आपने खेली होगी जरूर। काउंटर स्ट्राइक तो उसमें एक ओ फ्लैश बैंग बिल्कुल। होता है, इसमें आप एनिमी को सरप्राइज कर देते हो कि अचानक हुआ क्या है यार, ये कुछ नजर नहीं आ रहा। अचानक फिर एक हुआ दो क्या? सेकंड एग्जैक्टली। बाद आपको पता चलता है हो क्या रहा है। तो ये वो किया इन्होंने, फ्लैश बैंग मारा है बड़ा फ्लैश बैग जबरदस्त मारा है किस्म का। और लाइक 4 दिन रह गए थे शायद महीना एंड होने में, और 4 दिन पहले ही इन्होंने कहा कि भाई अजीब, और ऊपर से कंस्पिरेसी थ्योरीज बना बना के डिफेंड कर रहे हैं कि जी ऑयल कंपनीज ने थ्रेटन कर दिया था कि जी आप प्राइसेस बढ़ाएं नहीं तो बस जी इससे कल से सप्लाई बंद हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम्म। लाइक भाई हम्म। गवर्नमेंट फिर किस चीज़ की है अगर यही चीज़ कंट्रोल नहीं कर नहीं, सकती? वही वाली बात है ना कि अभी लोग कहते हैं भाई ये माफिया ये नहीं करने दे रही, माफिया वो नहीं करने दे रही। खुद ही माफिया के प्रेशर में आके वो अपेरेंटली जो माफिया जिसको कहते हैं माफिया, आई डोंट नो कौन सा माफिया है भी नहीं, लेकिन जो भी है ये उसी ग्रोह के अंदर प्रेशर के अंदर आके वो हरकतें कर लेते हैं। फिर कहते हैं जी वो तो माफिया की वजह से जो है ये इमरान खान जो उसको चलने नहीं दिया जा रहा, वो 22 साल की जो है जद्दोजहद है वो इसके खिलाफ है। और वो तो वही, अगर वोट किस लिए डाला है आप लोगों को? मैंने भी वोट डाला, आपने भी पीटीआई को वोट डाला, वो किस लिए डाला है? पीटीए को इसीलिए डाला वो है डाले कि जाके लड़े। ये थोड़ी कि जाके लड़े। गवर्नमेंट में आके भी अपोजिशन का आपने रोना लगाया है कि जैसे रोना अभी तक लगाया हुआ है। अपोजिशन में बैठे हुए और इसकी जो एक थोड़ी सी लॉजिकल जस्टिफिकेशन जो एक बड़े फेमस ट्विटर आर्टी हैं मूसा वेरक साहब उन्होंने जो दी थी वो, यानी कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जी वो असल में ऑयल कंपनीज ने जो ऑयल का स्टॉक उठा लिया था वो ज़्यादा प्राइस पे उठा लिया था मार्च में जब $40 बैरल था। तो अप्रैल में तो डिमांड भी कोई नहीं थी तो इसलिए वो लॉसेस में ऑपरेट कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने जब जून में प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक गिराई तो हैं। जी उनको लॉसेस बहुत हो रहे थे तो जिसकी वजह से बढ़ानी पड़ी। अच्छा, तो सेम गाय मूसा वेरेक और ये सारे लोग, जब कोई जर्नलिस्ट या आम लोग भी कहते थे कि भाई गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है, ये अननेसेसरी प्राइस डिक्रीज की गई है, इससे अच्छा गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करे, वैसे भी अभी डिमांड कम है तो कुछ नहीं होता। तो कहते थे नहीं हम्म। नहीं 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 नहीं, एशिया में सबसे लोएस्ट फ्यूल रखा है हमने, देखें जी हम तो हम्म। फुल रिलीफ दे रहे हैं अवाम को और ये वो और अब नहीं, कह रहे तब हैं ये कि नहीं नहीं। आर्गुमेंट दे रहे थे कि भाई वो इमरान खान ने का ये दर्द दिल है गरीब आवाम के लिए, वो चाहता है कि तो ये हमारी वाहिद हुकूमत है जो एशिया का सस्ता तरीन पेट्रोल दे रही है, ठीक है। सबसे लेकिन इस सस्ता। वाहिद हुकूमत को ये आइडिया नहीं था कि कोई इतनी इनकी मिसमैनेजमेंट की हद है कि इनको हम्म, 3 हफ्ते बाद इनको अंदाजा हुआ कि भाई ये तुमने बहुत ज्यादा कम कर दिया। और एक दिन में बहुत 25 रुपए, एक दिन एक में दिन में 25 रुपए तो ना मैंने नवाज शरीफ के दौर में कभी सुना है, ना मैंने जरदारी के दौर में कभी सुना है, ना मुशर्रफ के दौर में मैंने सुना है इस तरह कभी हुआ कि एक दिन में आप 25 रुपए बढ़ा दो। हाँ ये तो रिकॉर्ड है कि इतना ड्रास्टिक। और मैं यानी कि हम्म। वाकई काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हम सभी थे। लाइक ये एक जिसको कहते हैं ना एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि पूरी ग्लोबली भी अगर हम्म। आप देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं देखें तो यानी कि एक आप एक्सक्यूज आपने बना दिया हुआ है कि जी माफियाज बहुत स्ट्रांग है, माफियाज बहुत स्ट्रांग है। हम्म। इस देखें इस दफ़ा हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी ट्राई कर ली मुशर्रफ साहब के अंडर, जो लास्ट मिलिट्री हम्म। डिक्टेटरशिप थी। उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी को भी चांस दे दिया, हम्म। करप्ट थे बुरे थे। फिर नून लीग को भी चांस दे दिया। फिर हम्म। आप आए, आपने कहा जी नहीं मेरे सामने तो कोई माफिया कुछ कर ही नहीं सकता और ये वो। हाँ। और लोगों ने कहा चलिए हाँ। ठीक है हम आपको वोट दे देंगे। और हम्म। अभी जो लोग गुस्सा निकाल रहे थे कल रात से, आप देख रहे होंगे अभी तो उनके पास ट्विटर था, फेसबुक था कि चलो एक जिसमें एक दीवार है ना उसमें जाके वो सर मार रहे हैं अपना। लेकिन हम्म। फिर अगर क्या होता है कि अगर एक चीज उनकी नहीं मानी जा रही और वो देखते हैं, वो देखेंगे आगे जाके अपने इर्द गिर्द के हालात ऐसे बहुत खराब हो सकते हैं कि हम्म। अभी तो चले हम कहते हैं कि जी वो मौलाना निकले थे धरना लेके और लोगों को लेके तो सक्सेसफुल नहीं हुआ कि जी लोगों ने हम्म। हंसी मजाक में इसको उड़ा दिया। लेकिन फिर भी एक होता है एक पॉइंट के एक आम आदमी सोचते हैं कि भाई ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। और यूएस में हम जिस हम्म। तरह अब देख रहे हैं, जिस तरह ये पिछले दिनों में वहाँ पर रायट्स हुए हैं, प्रोटेस्ट हुई हैं, कि एक गुस्सा अवाम का था कि उन्होंने सारे उनकी लीडरशिप को ट्राई किया। फिर ट्रंप से एक उम्मीद थी कि जी ट्रंप एक आउटसाइडर है और कुछ करेगा ऐसा। लेकिन जब इवेंचुअली ड्रेन द देखा, स्वamp, हाँ, ड्रेन द स्वamp जो उन्होंने बोला इन था। द स्वamp, जब ट्रम्प भी कुछ नहीं कर रहा था तो वी सॉ के जो हुआ 4 हफ्ते से जो वहाँ पे राइट्स हुए, प्रोटेस्ट हुई, उनके स्टैच्यूज उठा हम्म। उठा के जितने भी उनके रेसिस्ट लीडर्स थे उड़ा के जलाए उन्होंने।
तो एक वही लिमिट होती है ना कि अभी तो ट्विटर फेसबुक है, लोग दीवार पे अपना सर मार रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर जब ये दीवार टूटती है तो फिर फिर तो क्राइसिस ही होगा। और जिस तरह अब ये कर रहे हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस हाइक कर कल देंगी। मैंने देखा है, कल मैंने नोटिस किया काफी पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए ना, जो कि आज तक सपोर्ट कर रहे थे या कल तक सपोर्ट कर रहे थे, एटलीस्ट मेरी नजर में आई थिंक काफी लोगों के लिए एक मोमेंट ऑफ एपिफनी था। आई थिंक yesterday was the first time a lot of them realized कि भाई शायद ये नहीं डिलीवर कर पा रहे जो ये प्रॉमिस कर रहे थे, ये they over promised and they are way under delivering। एग्जैक्टली। और यही है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर इमरान खान also doesn't deliver तो एट द एंड ऑफ द डे तो एनार्की है। मेरे ख्याल से हमने असल में ना पाकिस्तानी अवाम को बड़ा अंडररेट कर दिया है। मैं भी बैठा हूँ ये सोचता हूँ कि भाई हमारी अवाम ही ऐसी कि नो वन वांट्स अ रेवोल्यूशन, किसी के पास टाइम नहीं, कौन निकलेगा भाई, पागल है। तो लेकिन इवेंचुअली पीपल गेट पिस्ड ऑफ कि भाई क्या हो गया है कि अब फ्रांस में आपको शायद पता ना हो कि वहाँ पे तो कोरोना से पहले 6 महीनों से लगातार इसी चीज़ पे लड़ाइयाँ थी कि उधर भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी गई थी। तो वहाँ लेकिन वो कोरोना की वजह से फिर वो भी थोड़ा सा कम हो गया था सीन। तो अब ऐसी चीज़ें कि अगर अब फ्यूल की वजह से बाकी चीज़ों की इन्फ्लेशन भी आती है, इकॉनमी आपकी पहली कोई प्रोजेक्शन ऐसी है कि जी कॉन्ट्रैक्ट करनी है तो कर गई है, बल्कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और कोरोना की वजह से ये रिकवर जब तक करेगी। अच्छा, ऊपर से करंट अकाउंट डेफिसिट लेके सब बैठे हुए हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट लेके हमने इंप्रूव कर दिया। अब देखें ना, अब इशू ये कि अब ये मुसाफिर जैसे लोग हैं, आई रिस्पेक्ट देम क्योंकि यंग हैं और अच्छी बात है, उनको एक वो है, बेचारे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम एक दिखाएं कि भाई इमरान खान ने ये काम किया है, और जो अच्छे काम में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाकी जब हुकूमत आई थी ये, तो आपको जो करंट अकाउंट डेफिसिट था आउट ऑफ कंट्रोल था, आपके जो ट्रेड डेफिसिट था आउट ऑफ कंट्रोल था बिल्कुल ही ना। तो लेकिन अब इसमें दो तीन बहुत सारी चीजें जो देखने वाली, उनमें से एक ये कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कंट्रोल तो किया है और बहुत अच्छी बात आपने किया है, और आपने कर्जे बहुत वापस किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इशू ये कि CAD इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द इकोनॉमी, इट इज ओनली वन कंपोनेंट, ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट फिक्स करने से हो सकता है ऑन द इकोनॉमिक पेपर्स और बुक्स के ऊपर आपको बहुत अच्छी और आपको एक रेपुटेशन मिल जाएगी, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, सीधी बात है। जो बिल्कुल कॉमन मैन के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट जितना भी हो, इट डजंट मैटर, इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस टू हिम येट, ठीक है, और ना इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या है भाई, जॉब्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, ग्रोथ कितनी हो रही है, लोगों की स्पेंडिंग कितनी हो रही है, इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर ऑनेस्टली, ठीक है। एग्जैक्टली। अब बहुत से लोग कहेंगे यार ये चीज सारी इंटरलिंक्ड है, तो ये है तो वो है, मानता हूँ कॉम्प्लेक्सिटीज में इन्वॉल्व है बहुत सारी, डॉलर रुपी पैरिटी आ जाती है इसके अंदर, और बहुत सारी फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी जज्ड बाय हाउ द कॉमन मैन फेल्ट, के किस तरह के उसको आपके लिए शॉक्स आए हैं या फीलिंग्स आई हैं फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो ये फील करता है कि भाई मेरे जो इकोनॉमिक हालात थे या मेरी बाइंग पावर थी या जो भी आप उसको कह ले, या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था या क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वो नून लीग दौर में बेहतर थी, लेकिन पीटीआई हुकूमत से जब मैं आया तो मेरा बुरा हाल हुआ, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ 5 years ना, वोटर जो है ना, आप ये नहीं देखेगा कि वो नून लीग सारे छोड़ के गई थी, वो माफिया बैठी हुई थी, वो कोविड आ गया था, ठीक है। दे डोंट केयर, नो फ्रैंकली नो वन केयर्स, आई डोंट केयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इमरान खान एंड पीटीआई एंड हिज टीम कि भाई आपने क्या किया, आपको हमने हुकूमत दी थी, आपको वोट दिया है, ठीक है, तो वोट का कोई मकसद था ना, वोट तो आपने उसमें क्या अचीव किया है, तो आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। और आप जितनी मर्जी के बहाने पेश कर देंगे भाई आलमी की मंदी में ये हो गया था, और माफिया ने हमारे साथ ये कर दिया, और वो जजेस जो हैं वो हमें काम नहीं करने दे रहे, और ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही, तो इट्स ऑल ये बहाने हैं सारे, सीधी बात है जो। एग्जैक्टली। और अब क्या कहें, CAD और प्लस आपने शायद ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि पेट्रोल से ही रिलेटेड थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ जो थी वो भी इन्होंने फुल रिवर्स कर दी कि 4-व्हीलर गाड़ियों के लिए इन्होंने कहा है कि जी हम रिक्शाज और बसेस को अलाउ कर रहे हैं और इसको नहीं कर रहे, यानी कि एक एनवायरनमेंट एटलीस्ट वो चीज़ थी कि जिसपे पर्सन लाइक मी वाज कि चलो अच्छी जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट एडवाइज़र साहब वो बड़े अच्छे काम कर रहे थे। प्लास्टिक बैग्स पे उन्होंने बैन काफ़ी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया,
लेकिन वो भी अब बिल्कुल वापस ले गए, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके जो CAD करंट अकाउंट डेफिसिट लेके फिरते हैं उसके ऊपर भी पड़ना था, क्योंकि जब आपका वो जो ये बाहर से इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो यूज़ करते हैं उसको आप काटेंगे और सब कुछ करेंगे, तो फिर इवेंचुअली उसके जो पार्ट्स की इंपोर्ट वगैरह पे कट डाउन होगा, तो इसी के ऊपर फ़ायदा होना था। लेकिन फॉर सम रीज़न दे आर लाइक नहीं जी, रिक्शाज और इलेक्ट्रिक बाइक्स को हम अलाउ कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम नहीं अलाउ कर सकते जी, सॉरी। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या इसका वो राशनल क्या था इनका, कि इन्होंने जो पहले तो हाइप क्रिएट कर दी थी कि भाई वो बड़ी अच्छी इलेक्ट्रिक पॉलिसी आ रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, लेकिन कार्स को करने का मुझे समझ नहीं आती। इतनी जो ये गाड़ियाँ, हमारी जो गाड़ियाँ जो कितने धुएं निकाल रही फिरती हैं यहाँ पे, और आई एम श्योर अगर ये इलेक्ट्रिक अलाउ कर दें ड्यूटी फ्री, तो बहुत से जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक में स्विच कर लेंगे और इसका इलेक्ट्रिक पे स्विच पाकिस्तान को कर फायदा होगा। पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। बट लेकिन आई डोंट मिस्टीरियस नो। चीज़ है वही, वहीं पे भी लॉबीज है ना, लाइक देयर इज़ द कार लॉबी, वो आपको कहती है कि ऐसा ना करें, और यहाँ पे ऑयल लॉबी थी, उसके आगे आप लेट गए। तो वही बात आ जाती है ना कि हर चीज का इन्होंने वो जो बहाना बनाया, माफिया माफिया माफिया, ठीक माफिया है। माफिया माफिया। बहाना भी देते हैं कि माफिया, और खुद ही उससे आगे लेट भी जाते हैं। तो लाइक अब बताए एटलीस्ट बंदा क्या करे, क्या बोले वन इनको। 1000 cc के जो अंडर गाड़ियाँ थी उसको तो अलाउ कर देते, कि कम से कम वो आ जाती कि रिक्शाज और बाइक्स को अलाउ कर रहे हैं, चले बसेस को भी शायद सुनने में आ रहा है वो भी अलाउ करेंगे। लेकिन मेजर ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट है पाकिस्तान में, कौन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कंज्यूमर है वो लाइक इतना नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास होती है, वो ज़्यादातर गाड़ियाँ ही यूज़ करती है। तो अगर उसको आप इंसेंटिवाइज करते कि इलेक्ट्रिक कार्स पे आ जाएं, तो इट वुड अदान हैव बीन उसमें आई अ थिंक, मच। उसमें जो मेन जो कल्प्रेट है ना इन दिस, आई थिंक वो जो तीन जो है ये जापानीज प्लेयर जो मार्केट में बैठे हुए हैं ना, हम्म इन्होंने जो अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है, ठीक है। इनका इशू हम्म ये कि ना कोई पॉलिसी अप्रूव होने देते हैं, हम्म ठीक है, जो उनसे भी गवर्नमेंट आ जाए, और ना ही किसी चौथे कॉम्पिटिटर को आने देते हैं कि उनको उस तरह का फील्ड एडवांटेज मिल जाए, ठीक है। तो इन्होंने आपस में अपनी एक मार्केट बनाई हुई है, अपनी मर्जी हम्म, से उसमें प्राइसेस चलाते हैं, अपनी मर्जी से नीचे करते हैं, अपनी मर्जी से ऊपर करते हैं, जो करते हैं। सेफ्टी करते स्टैंडर्ड्स हैं। इनके जीरो है। जीरो है। इनकी जो वो है प्राइसिंग जो है वो इंसेन। इंडिया के, आप इंडिया की गाड़ियों में प्राइसिंग देख लें, हमारी देख लें, ठीक है। हमारी देख लें और एग्जैक्टली। क्वालिटी इनकी बिल्कुल नकारा बेकार किस्म की, ठीक है। एंड बेसिकली देर सेलिंग यू क्रैप, ठीक है। देयर सेलिंग इज एंड क्रैप एग्जैक्टली। एंड अब जितने की आपको बाहर मर्सिडीज मिल जाएगी ना आराम से, हम्म आपको 40-50 लाख की आराम से नई मर्सिडीज मिल जाएगी यूके यूएस में, ठीक है। इतने की आपको एक एक घटिया क्वालिटी की आपको कोरोला या सिविक उठा के दे देंगे, कोरोला और सिविक ठीक है? एग्जैक्टली, और ये और लिटरली दूसरा, 3 डब्बे। और क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, तो हमारे लोग जो हैं वो भी फिर यही लेके फिर रहे हैं और कोरोला और सिविक में खुश हैं जी। और वो सुजुकी मेरान तो चलो डिसकंटिन्यू कर दी, लेकिन वो ऑल्टो निकाली, वो भी बिल्कुल ही। अब ये है ना कि अगर आप जापानीज कंपनी, तो एटलीस्ट वो जापान की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करो, वो भी नहीं करना। वो प्राइस वो भी भी नहीं आपने जो है वो पागलों वाली चार्ज करनी है, तो पूरा पूरा स्कैम चल रहा है ना पूरी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन पूरी ऑब्वियसली उसके अंदर से गवर्नमेंट भी पैसा बनाती है, बहुत टैक्सेस निकल इंडस्ट्री रहे हैं, और टैक्सेस निकल रहे हैं। ये लोग भी पैसा बना रहे हैं और सब पैसा बना रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई हम क्यों चेंज करें, तो स्टेटस को कोई चेंज नहीं करना चाहता। विच इज द रीजन कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली इनको इसीलिए वोट दिया था ना कि स्टेटस को आगे बदलें, बदले। ठीक है। लेकिन अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन उन्होंने यही बहाना दिया कि हम स्टेटस को नहीं बदल सकते क्योंकि XYZ बीच में आ गया। एक्सपेंसिव बीच में आ गया। अच्छा अभी भी लाइक आई एम स्टिल होपफुल। मेरे आज ट्वीट भी कहते हैं कि चलो देखते हैं अभी क्या करते हैं, लेकिन लाइक कुछ लोग एक्स्ट्रा होपफुल हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक वो हमारे खुर्रम करोला वाले भाई हैं। हम्म। वो तो कहते हैं कि जी बस जी आप देखना, माफियाज को इमरान खान के बारे में मशहूर है, अब उसको एक दफा पता चल जाए ना उसके साथ किसी ने ज्यादती की, बस दी एंड कर देता है इमरान खान। बस सब देखना, इस दफा तो उसने जाने दिया है, बट देखते रहिएगा अब क्या होने लगा। माफिया की बस बैंड बजने वाली है, और ये आइंदा से देखना कोई ऑयल कंपनी कुछ कर नहीं पाएगी। Like, अच्छा। यार ये बेचारे, या तो ये लोग बहुत ही भोले मासूम बन रहे हैं, या ये जान के जो है ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा आई थिंक मुझे एक जेन्युइनली मुझे एक वो चीज लगती है कि आई डोंट नो इसका कोई वर्ड होगा, आई हैव टू लुक इट अप, लेकिन कोई सिंड्रोम है जिसमें बंदे को यकीन होता है कि नहीं यार ये, क्योंकि इमरान खान के साथ ना एक वो है, एक आप कह लो कि एक क्वालिटी कह लो या वो कह लो कि अटैच्ड है कि भाई वो हर मुश्किल से निकल जाता है और हर चीज अचीव कर लेता है जिंदगी के अंदर ना, ठीक है। तो उस आई स्टॉकहोम थिंक वो जो, सिंड्रोम। आई डोंट नो उसको क्या, स्टॉकहोम सिंड्रोम तो आई गेस नहीं होगा, लेकिन वो एक होता है ना कि
आप कहते हो कि यार ये बंदे ने ये काम हर काम कर लिया जिंदगी में, तो ये भी करके ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन अलॉट ऑफ टाइम वो होता है कि दैट जो आप समझते हो ना ये भी काम कर लेगा, दैट बिकम्स इज अनडूइंग, क्योंकि वो काम वो नहीं कर पाता, ठीक है। जो आप किसी बंदे समझते हो यार ये हर काम में एक्सपर्ट है, ये हर चीज कर लेगा, ठीक हर है। चीज कर लेगा। कभी कभार इस तरह होता है कि समटाइम्स मैं बता कि समटाइम्स इट किसी भी चीज में ना समटाइम्स इट टेक्स अ लाइफ टाइम फॉर रियलिटी टू कैच अप, ठीक है। एंड आई होप कि ये वो टाइम ना हो, लेकिन लग ऐसे रहा है कि टाइम फॉर रियलिटी टू कैच अप काफी करीब है फॉर इमरान खान काफी एंड करीब। हिज फैंस। बस लेट्स होप कि ऐसा ही हो, लाइक एटलीस्ट द क्विकर दे कम टू रियलिटी उतना ही बेहतर है। और आपने शायद स्पीच भी सुनी होगी, लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि स्पीच अच्छी थी, एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन कि ही वाज सॉफ्टनिंग हिज बेस कि भाई बस अब शॉक आने वाला, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, एंड बूम। अच्छा, लेकिन स्पीच में भी एक बड़ा बर्न मारा है ना। ओह यस, द ओबीएल शहीद है वैसे आपके ख्याल से उस तो समय, है ना? वैसे तो मैंने मैंने तो स्पीच सुनी है, लेकिन अगर वो स्पीच अच्छी भी थी आई एम श्योर होगी, क्योंकि जब भी जो इमरान खान की स्पीच होती है वो हमेशा बेस्ट स्पीच होती है ना जिंदगी की। तो नंबर वन। वो तो नंबर वन। तो खैर, तो लेकिन आई थिंक अगर वो अच्छी स्पीच होगी अगर थी, तो इट वाज ओवरशैडोड बाय एन इंटेंशनल, मैं कहूंगा वो भड़मन जो मारा है मेरे इंटेंशनल था ख्याल वो। मेरे ख्याल से तो स्लिप ऑफ टंग ही था, लेकिन नहीं, उसकी उसकी वजह मुझे ये लगती है कि हम्म, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले बोला कि सामा बिन लादेन को मारा गया, ठीक है। और देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही करेक्टेड, तो कहता है शहीद किया गया, ठीक यार है। मुझे जहां तक लगता है ना कि मुझे आई फेल्ट के ही करेक्टेड हिमसेल्फ के किल्ड से इसको शहीद मैं कर दूं, ये इसने गलत बोल दिया, जो मुझे लगा है। और जो मैंने इसकी स्टेटमेंट आप वैसे चला भी सकते हो दोबारा ताकि व्यूअर्स भी देख लें, हाँ, एंड एक सेकंड मेरे दे कैन ख्याल से डिसाइड यही फॉर वाली, देमसेल्व्स। या एक सेकंड मैं इसको लगा दूं। ओके, ठीक है, लेट मी प्ले। बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ओह, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अब ओके बताओ अदनान, व्हाट डू यू थिंक? ओके 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 ओके। जब मैंने सुना था वहां पर ऐसे नहीं लग रहा था। ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा बीच में पॉज आया था। ठीक है, ठीक है, तो ओके यानी ओके। इस वीडियो से तो यही लग रहा है ना कि ये करेक्टेड हिमसेल्फ, पहले मार ही दिया ही फिर ये ने करेक्टेड। शहीद कर दिया। और प्लस मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा ब्लंडर हो गया था तो कुछ क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी पीएम ऑफिस से। लेकिन वो भी नहीं आई कोई खास। हाँ। हाँ, कोई खास नहीं आई, बस वो यही हुआ कि जी नहीं नहीं सबको पता है वो मारा ही था, वो टेररिस्ट ही था। हम्म। ठीक है, यप नहीं, आई यप। थिंक इमरान खान के जनरली थोड़े से प्रॉब्लमेटिक व्यूज रहे हैं टेररिज्म पे, काफी लोग इससे एग्री करेंगे, इवन पीटीआई के सपोर्टर्स एग्री करेंगे कि भाई इसके जो व्यूज हैं वो काफी ज्यादा बीच में प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। एक टाइम पे जब सारे लोग कह रहे थे कि भाई ऑपरेशन होना चाहिए, ही वाज स्टिल इंसिस्टिंग कि भाई इनका ऑफिस खोलना चाहिए, हमें प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कि जब एपीएस का एपीएस हादसा हुआ तो सबने एग्री किया भाई तब प्रेशर इतना हो गया ऑपरेशन ही होगा, और उसके बाद ही जाके इनका खात्मा हुआ। उसके तो आई बाद ही। गेस अगर बंदे को अगर रियलाइज हो जाए कि यार उसकी पोजीशन गलत थी, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन एडमिटिंग इट। इमरान खान को एडमिट कर देना चाहिए कि भाई थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो गया था, इतना नहीं होना चाहिए। तो बाकी इन प्रिंसिपल मैं उसकी बात से हमेशा एग्री करता था और आज भी करता हूँ कि वो उसकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें जंग अपने लोगों के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, हमें जो हम्म। बातचीत से मसले हल होने चाहिए जितने आप कर सकते हो, लेकिन आप एक हद तक बातचीत तक कर सकते हो ना, वो वाली हाँ, बात आ जाती एग्जैक्टली वही बात आ जाती है। एंड है। वेल मजीद उनकी स्पीच में लाइक हिज स्पीच वाज प्रीटी गुड कि उसमें उन्होंने बात की कि चीनी माफिया वगैरह के बारे में, लेकिन पॉइंट यही आता है, द बक स्टॉप्स एट हिम, कि अगर वो चीनी माफिया के शुगर माफिया की बात कर रहे थे कि जी शुगर माफिया वाले अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करते थे और रीबेट्स ले लेते थे और इतनी शुगर जाती नहीं थी, हम्म। who's gonna do anything about it? चीनी आज भी 80 रुपीज़ 80 रुपए किलो बिक रही है, अभी भी कम नहीं हुई। और ना ही हमने कोई देखा को ऐसा कोई एक्शन अभी तक लिया गया, बस आपने वो कुछ थ्रेटनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है, एफआईए के जरिए उनको उठाते हैं, ऑफिस लेकर जाते हैं, थोड़ा सा उनको डांटते हैं और फिर कुछ भी नहीं। अदान उसमें आई थिंक शुगर माफिया से जो ज्यादा रोल है ना, उससे ज्यादा आई थिंक गवर्नमेंट का जो अपना रोल इसके अंदर रहा है वो ज्यादा स्क्रूटनी करने की जरूरत है उसकी। हम्म। गवर्नमेंट के जो अपने बंदों में जो ब्यूरोक्रेसी में और मिनिस्टर्स लेवल तक जो
इवन जो कैबिनेट ने जो जिस तरह जो आई थिंक ईसीसी ने एक्सपोर्ट अलाउ की थी शुगर की, ठीक है, हाँ फर्स्ट तो दैट डिसीजन नीड्स टू बी एग्जामिन्ड कि वो किस बेसिस पे अलाउ की थी, ठीक है। शेख रशीद साहब का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है कि भाई मैंने अपोज किया था टूथ एंड नेल के भाई ये आप एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करें, ठीक है, लेकिन लॉट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स अपोजिशन के बावजूद जो है वो आपने एक्सपोर्ट अलाउ कर दी, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजन जो एक क्राइसिस हुआ था, ठीक है। उस पे जो है वो शुगर कमीशन जो है वो किसको अकाउंटेबल ठहरा रहा है, ईसीसी जो है वाज हेडेड बाय असद उमर जो कि प्लानिंग मिनिस्टर है, ठीक है। और दूसरा जो गवर्नमेंट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली उस्मान बुज़दार के रोल के ऊपर है, जिन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की 3 अरब रुपए की। 3 अरब रुपए अगरचे जहांगीर तरीन ने अगरचे आई थिंक टोटल पिछले 5 सालों में आई थिंक 20 अरब रुपए की सब्सिडी ली है, 15 अरब की सब्सिडी, ठीक है। तो 3 अरब एक छोटा अमाउंट है, लेकिन इट नीड्स टू बी क्वेश्चन कि 3 अरब रुपए वो की सब्सिडी है, ये किसके कहने पे अप्रूव हुई है, ठीक है, क्या इसका प्रोसीजर था और किस किस को सब्सिडी दी गई है, ठीक है, ये सारी चीजें। क्योंकि इंक्वायरी कमीशन ने जब उस्मान बुज़दार से चीज पूछी तो उस्मान बुज़दार ने वो मीटिंग ही डिनाई कर दी, कहते हैं मैं तो उस मीटिंग मुझे याद ही नहीं मैं गया था, मीटिंग में मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो कोई आंसर नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में मेरे ख्याल से जो एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी उन्होंने उस तरफ सिग्नलिंग की है वो ये थी कि जी हम नए नए उस वक्त आए थे, तो ये शायद शुगर वालों ने प्रेशर डाला हुआ था कि जी चीनी हमारे पास इतनी पड़ी हुई है, ज़ाया हो जाएगी, आप हमें फ़ौरन जी रीबेट दें, एक्सपोर्ट करने की परमिशन दें, सब्सिडी दें, नहीं तो जी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर जिसकी वजह से इन्होंने कहते हैं हमने डर के प्राइम मिनिस्टर के लाइक थोड़ा सा वर्ड्स थे ऐसे स्पीच में कि जी हमने उनको दे दी थी रीबेट और परमिशन। नहीं तो उसमें तो दैट फिर ये तो अगर ये उसने खुद एडमिट की बात, मैंने स्पीच सुनी लेकिन आप ये कह रहे हो तो ये तो इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस की एडमिटेंस है बेसिकली, ठीक है। आपकी हुकूमत जो है वो इतनी बेवकूफ़ है और इतनी उस वक्त बेचारी नए वो आए थे इस वक्त इतनी भूली भाली है कि आपको पता ही नहीं कि वो शुगर के पास आपके पास कितने ज़खायर पड़े हुए हैं और कितने आपके पास है, कितनी होगी, क्या रेट होना चाहिए, इतने आपके पास रिसोर्सेज हैं, इतने इदारे हैं, वो किस काम के, अगर आप ये नहीं पता कर सकते, ठीक है। अगर वो नए थे तो फिर तो वही वाली बात होगी ना वो बुज़दार वाली कि भाई वो अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, जो उसने इंटरव्यू में एक दफा बोला था, अभी मैं तो ट्रेन नहीं हूँ ट्रेन नहीं हो तो उस वक्त तो जी हम नए अगेन वो नए मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ अपने, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई थिंक इमरान खान को इनएक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मार रहा है। एक तो इनएक्सपीरियंस आई थिंक, दूसरा जो टीम सिलेक्शन है ना वो बहुत ही अजीबोगरीब इन द सेंस के वो मुझे लगता है क्योंकि ही इज रिलाइंग मोस्टली ऑन अनइलेक्टेड पीपल हु आर फ्रॉम प्रिविलेज्ड who are from privileged and wealthy backgrounds, आप कह लो एक तरीके से, ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो and as it those was people pointed out in Fawad Chaudhry's interview as well कि जो उन्होंने Voice and of those America people उनका इशू है कि इलेक्टेड पीपल के साथ अगर आप काम करो ना, उनका एक एडवांटेज बहुत बड़ा ही होता है, चाहे वो जितना भी करप्ट हो, चाहे वो जितना भी अमीर घराने से हो, आप जो मर्जी कह लो, ही स्टिल कनेक्टेड टू हिज वोटर्स, क्योंकि उसने अपने वोटर के पास तो जाना ही जाना है वापस, ठीक है। जाने तो उसको ऑन ग्राउंड पल्स हमेशा पता होगी, हम्म ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेप्ट फॉर पार्टी हेड्स वगैरह वो जरा दूर होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एमएनएज वगैरह होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, उनको वो तो अपने हल्के पे जाते रहते हैं बार बार, जाते ठीक रहते है। हैं तो दे नो द पल्स ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। अनइलेक्टेड जो हमारे अनइलेक्टेड लोग हैं, इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन इन द सेंस कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल है, प्राइम मिनिस्टर को जो मर्जी पट्टियां पढ़ाते रहे, उनका पट्टियां बस पढ़ाते एक बेवकूफ बनाने की बात है ना, आपने एक दफा किसी को पट्टी पढ़ा दी तो बस ठीक है। और बस क्यों आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आपको फॉरेन डिग्री आपके पास, आपने कहीं बाहर आईएमएफ में काम किया हुआ है तो आपके पास क्रेडिबिलिटी है, तो वो भी ठीक है। credibility है वो भी लेकिन बात ठीक वही आ जाती है ना कि दीज पीपल आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज एंड दे डोंट रियली केयर कॉमन मैन के किस उससे गुजर रहा है, वो भाड़ में जाए साइड पे, जो पॉलिसी हमें ठीक लग रही है हमने बस वही परस्यू करनी है, वही चाहे वो pursue जितनी मर्जी वो कड़वी गोली हमें फर्क नहीं पड़ता। और दैट इज यही बात फवाद चौधरी ने भी अपने इंटरव्यू में की थी जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक इस वीक वो भी रहा था। बाद में शायद एक दिन बाद दोनों की दोस्ती हो गई थी, असद उमर की और फवाद की तो हो गई। अब तरीन साहब शायद जब लंदन से आएंगे तो फिर उनसे भी करवा देंगे इनकी नहीं, बाद में तो अगले दिन सुना है कैबिनेट में बड़ी गर्म मीटिंग हुई थी इस हवाले से। हाँ कि जी उन्होंने ऐसी बात क्यों कर दी, और खान साहब ने भी उनको डांटा कि जी आप बस न्यूज़ में रहने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं हाँ। तो विच इज़ लाइक कि ठीक है लाइक लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट पीटीआई को ये क्रेडिट जाता है कि इनके अपने लोग कुछ बोल लेते हैं, बाद में बात जो है
और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी का इंटरव्यू एक वेकअप कॉल थी, और उसके बाद ही मेरे ख्याल से पीएम ने भी डिसाइड किया कि भाई मुझे खुद अब पार्लियामेंट जाना चाहिए, और अगले दिन ही हमने देखा कि उन्होंने एड्रेस भी किया, और अब मेरे ख्याल से उन्होंने एक डिनर भी रख लिया है फॉर ऑल हिज मेंबर्स एंड एलाइज, क्योंकि उसकी वजह ये कि बहुत से एमएनए और डिसेंटर्स हैं वो डिस्ग्रंटल हो चुके हैं पीटीआई के अपने। वो कहते हैं कि भाई हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, हमसे कोई एडवाइस नहीं ली जाती, प्राइम मिनिस्टर इनएक्सेसिबल हैं, आप जो है वो इलेक्टेड लोगों से कुछ पूछते नहीं है, सारे आपके जो अनइलेक्टेड जो 19-20 लोग हैं वही सब कुछ चलाते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं। शहजाद अकबर साहब को आपने जो है वो कोर कमेटी में डाल दिया है, और ये ऑयल की वजारत और बिजली की वजारत नदीम बाबर साहब चला रहे हैं, तजारत जो है वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब चला रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी और इस तरह के अफेयर्स हैं वो जुल्फी बुखारी देख रहा है, और सैपम जो है आपका वो आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं कोविड पे। तो सारे ये जो लोग हैं इनकी ये टेक्नोक्रेट किस्म के लोग हैं, इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं टेक्नोक्रेट किस्म के लोग हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। These are people, आई थिंक इनका एक भी इशू ये भी कि these are most of them are people जिनका कोई पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस नहीं है सच, तो वो प्राइवेट सेक्टर से उठा के डायरेक्ट ले आए हैं उनको, और उनको एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया। आई थिंक उनमें से एक जो अच्छी परफॉर्मेंस दी आई थिंक वो सानिया निश्तर है, जो कि पब्लिक पॉलिसी में उनका पहले भी एक हेल्थ पॉलिसी के हवाले से एक रोल था। आई थिंक वो एक स्टैंड आउट रही है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे तो सारे नहीं, बाकी तो हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग पीपल। एग्जैक्टली। और इवन लोग एग्जांपल देते हैं कि जी एक बंदा दे रहा था जी मलिक अमीन असलम भी तो अनइलेक्टेड है, लेकिन मलिक अमीन असलम हैज बीन डूइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, उसकी पूरी खानदान ही करता रहा अटक में। नहीं मलिक अमीन असलम तो इज फ्रॉम अ वेरी वेल नोन पॉलिटिकल फैमिली, तो ही डजंट काउंट। लाइक उसको तो आप गिन ही नहीं सकते कि उसको, ठीक है उसने काम किया है, लेकिन ही इज अ वेरी मच कनेक्टेड पर्सन, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता है। बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक है आपको, तो ही इज नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर दिस। और फवाद साहब ने और अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जी किधर गया फवाद चौधरी साहब का, what was other things he said about from this? Let me see. उन्होंने कंप्लेंट ये भी की है कि जी जब हम शुरू में आए थे तो जी असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकाला। लाइक हाउ मच डू यू थिंक दिस इज ट्रू जहांगीर तरीन साहब नहीं निकाला होगा असद उमर साहब को? डू यू थिंक ही वाज राइट? यार उसमें मुझे तो नहीं लगता जहांगीर तरीन का इतना कोई रोल था ऑब्वियसली होगा, लॉबिंग एक की होगी, लेकिन आई थिंक जिन्होंने निकलवाना था उन्होंने निकलवा दिया, और उन्होंने जिनको लाना था जो उनको लेकर आए हैं वो उस बंदे को लेकर आए जिनके साथ पहले भी एक्सपीरियंस था, तो वो उनको ले आए हैं, ठीक है। और उस बंदे का इमरान खान से कभी कोई पाला ही नहीं पड़ा जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है, ठीक है। तो इट्स अबंडेंटली क्लियर कि वो किसने बुलवाया है और वो किसके कहने पे आए हैं, और इमरान खान वाज जस्ट हैंड्स टाइट थे उसके, कुछ नहीं कर सकता, ही हैड टू डू इट। लेकिन एक जो मुझे बात जिनकी ठीक नहीं की जी, असद उमर ने जहांगीर तरीन को फिर फंसवाया है इसमें शुगर में, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था मेरे ख्याल से जी असद उमर की ख्वाहिश हो सकती है वो ये करवाना, और हो सकता है उसने थोड़ा सा उसमें कुछ किया हो, रोल प्ले किया हो, लेकिन आई थिंक असद उमर को उसमें ब्लेम करना जो है जाती है। आई डोंट थिंक अल्टीमेटली तो देखो ये तो मिनिस्टर को फवाद चौधरी ने खुद बात बोली नहीं, असल में ये सारी जो बातें वो कहना चाह रहा था वो इमरान खान के लिए कहना चाह रहा था, जो मुझे लगता है। उसने ऊपर से बोल दिया इसको ब्लेम उसको कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ करवा तो इमरान खान ही रहा है ना। अगर शुगर इंक्वायरी कमीशन हुई है, अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई रिपोर्ट आई है तो इमरान खान के कहने पे हुआ है ना सारा ये, ठीक है। अगर असद उमर रिमूव हुआ है तो वो इमरान खान के ऑर्डर से हुआ है ना, ठीक है, जहांगीर तरीन के ऑर्डर से तो नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली द बक फॉल्स ऑन इमरान खान। वही वाली बात आ जाती है कि सबसे एंड में जो सारे वजीर सब चले जाएंगे और जवाब इमरान खान को ही देना पड़ेगा। जवाब इमरान खान को देना पड़ेगा। आप जितना मर्जी कह दो कि ये टीम वो है, मिनिस्टर ऐसा, डजंट मैटर। Doesn't matter, exactly. Well, moving on, another hot topic of the week was the fake pilot licenses, जो कि हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं गुलाम सरवर साहब, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि कितने पायलट 1/3 ऑफ आवर जो पायलट्स हैं पाकिस्तान के, उनके पास शायद फेक लाइसेंसेस हैं। बहुत ही यानी अलार्मिंग बात है। यानी इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट
1/3 या 1/4 प्लेन जो आप फ्लाई करो पाकिस्तान के अंदर, वो एक जाली लाइसेंस वाला पायलट उड़ा रहा है, ठीक है। जाली वाला Basically, पायलट उड़ा रहा है। हाँ, बेसिकली व्हाट दैट मींस कि आपकी जान जो खतरे में थ्रू आउट द फ्लाइट, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं ज़रा वो प्ले कर देता हूँ, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। हाँ, एक सेकेंड। ओके, डिग्री वेरिफिकेशन का अमल, जब पीएलए की मैं बात कर रहा हूं, बाकी इदारों की बात नहीं कर रहा, तो 600 कुछ लोग पीएलए के अंदर ऐसे निकले जिनकी डिग्रियां ठीक नहीं थी, किसी की मैट्रिक ठीक नहीं है, किसी की एफए ठीक नहीं है, किसी की बीए ठीक नहीं है, और बदकिस्मती से 4 पायलट्स की डिग्रियां भी ठीक नहीं थी। उनकी डिसमिसल भी हुई, एक्शन भी हुआ। वो कोर्ट्स में भी गए, रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने दायर की, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। अदान, इससे भी बड़ी एक और न्यूज़ है जो आई थिंक आपने शायद मिस की है, वो सज्जाद गुल जो पायलट थे उनके हवाले से। नहीं, मैंने नहीं सुनी, क्या हुआ था? अच्छा, सज्जाद वो गुल के बारे में रिपोर्ट आई है कि 1989 में ही वाज डिसमिस्ड अपने पीआईए के, उसमें पीआईए का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था ना पायलट्स के लिए, हाँ, उसमें अपेरेंटली उन्होंने साइकियाट्रिक जो टेस्ट था वो फेल कर चुके थे। ठीक है। ओके, ये अब मैंने सर्च किया कि यस, deceased pilot Sajjad Gul was discarded as unfit in 1989. Whoa, जी। he was deemed psychologically unfit. Whoa. लेकिन उस वक्त के वफाकी मुहतसिब सिंध हाई कोर्ट ने ये पीआईए को बोला कि आप इनको ले, क्योंकि उनके बकौल उन्होंने सारे टेस्ट पास कर लिए थे। What? तो अब मुझे बताएं ना, अब ये 1989 में जो ये हरकत हुई है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ 2019 में जाके। ऑब्वियसली देखें, अब इशू ये कि अभी पूरा जो सिस्टम है इसको ओवरहॉल करने की जरूरत है, सारा जो पूरा सिस्टम है। ये जो जिस तरह ये जो लाइसेंस का जो प्रोसेस है सारा, ये रिवैम्प करने की जरूरत है। जिस तरह से लाइसेंस दिए जाते हैं, इसके ऊपर ओवरसाइट होनी चाहिए कि किस तरह लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उनकी क्या ट्रेनिंग हो रही है। पूरा जो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, आई थिंक उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। और स्ट्रिक्ट जो है ना, काफी ओवरसाइट की जरूरत है, और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की जरूरत है। अभी जो एक पैल्पा बनी हुई है जो कि एक माफिया के टाइप पे एक्ट करेगी, जो भी पायलट कुछ गलत करता है तो उसको डिफेंड करने आ जाते हैं। ठीक है, दिस नीड्स टू गो। ये जो यूनियंस बनाई हुई हैं, दिस नीड्स टू गो। इसको प्रोफेशनल लाइंस पे ले आने की जरूरत है, वरना तो ये इसी तरह चलता रहेगा। हर 3 साल बाद कोई जहाज क्रैश होता रहेगा हमारा, जिस तरह हो रहा है हर 4 साल बाद। और ये इंटरनेशनल, हम माशाल्लाह से हमने नाम रोशन किया था, CNN, BBC, हर एक ने इसको कवर किया है। और इस पे लोग जो है वो प्रो PPP जो लोग हैं उस पे शोर मचा रहे हैं कि आपने ये बात क्यों की है, इस पे तो इंटरनेशनल हमारा मजाक बन रहा है। ये इनकी मेंटालिटी देखो, ये इनकी मेंटालिटी है। लेकिन PMLN में से मुसद्दिक मलिक जो थे, उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी रीजनेबल स्टेटमेंट दी थी जब उनको एक रिपोर्टर ने चैलेंज किया था जी, तो उसने उसको सही सुनाई थी मेरे ख्याल से। थोड़ा सा बीच में हो गया था जब उसने आग लगाने वाली बात कर दी थी ताहिर इमरान सईद साहब को। So I think I'll just play it कि उन्होंने क्या कहा मुसद्दिक मलिक ने। So which I agreed with most of him. Most of what he said was pretty much agreeable. Like you cannot deny कि international image भाई एक तरफ, लेकिन आपके यहाँ पे लोग मर गए हैं और आप बातें कर रहे हो। So let's just play this. बड़ा आपका अजीब सा आज पहली मर्तबा प्रोग्राम लगा है। इससे पहले तो मैं बड़े इख्तियार से आप प्रोग्राम में आता हूँ, लेकिन आपके मेहमानों ने आज, तीनों मेहमानों ने बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। पहले तो मुझे वो साहब की बात नहीं समझ आई जो कह रहे हैं कि असल मसला हमारे इमेज का है, हमारे बच्चे मर गए, झुलस के मर गए, आग लग गई उनको, हमारा इंटरनेशनल इमेज खराब हो रहा है। और ये क्या, मुझे तो मालूम नहीं है कौन है ताहिर साहब, ये कोई अहलकार हैं, ये किसी तंजीम के सरबराह हैं, ये टेलीविजन के ऊपर आके उन माओं का ठट्ठा लगा रहे हैं और तमस्खर उड़ा रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल इमेज खराब हो रहा है। आग लगा दें ऐसे इंटरनेशनल इमेज को, और आग लगा दें ताहिर साहब को भी, जो इस तरह की बकवास करके गए हैं यहाँ पे और मजाक उड़ा के गए हैं हम सब लोगों। कमाल करते हैं, यानी हम, हमारा जहाज गिर गया, हम तहकीक ना करें,
और अगर उसके अंदर से किसी की भी कोई कोताही निकली है तो हम उस कोताही के पीछे ना जाएं, हम रूट कॉज एनालिसिस ना करें। और अगर हमें पता चलता है कि कोई भी पायलट जो है, यानी कि डॉक्टर मुसद्दिक आप समझ ये था लाइक द इम्पोर्टेंट पार्ट और आई एग्री विद हिम लाइक 90%। थोड़ा सा उन्होंने शायद जज्बात में कह दिया कि जी इनको भी आग लगा दें जो रिपोर्टर थे, तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे। लेकिन ओवरऑल बात तो ठीक है कि भाई इंटरनेशनल इमेज की आप बात करते हैं तो इंटरनेशनल इमेज वाकई भाड़ में गया। ये आपको पहले अपने खुद देखना पड़ेगा भी कहाँ कहाँ गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, और उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स डिस्कवर करनी पड़ेंगी। 100% तो आपको यही, अब उसमें बिल्कुल ठीक बात ये कि ये तो कोई आपके यही तो कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आप क्या छुपाते फिरोगे, नहीं आप क्या वेट करोगे, आप चाह रहे हो कि 10 और इधर हादसा हो जाए तब जाके हम कुछ करें, जब नहीं, आप तो यू हैव टू टेक अ स्टेप समहाउ। लेकिन उस पर कि नहीं बात आती यार, ये गवर्नमेंट ने जो भी क्लेम किया हम रिफॉर्म करेंगे तो हमेशा दे फॉलन शॉर्ट, तो आई डोंट नो ये भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें तो मेरे ख्याल से जो PK 8303 की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो मेरे ख्याल से पायलट पे ब्लेम जा रहा है मोस्टली कि उसकी अपनी गलती थी कि उसने लैंडिंग गियर नहीं गिराया। मेरे ख्याल से एक तो स्पीड पे बहुत आ रहा था, प्लस हाइट भी शायद सही नहीं थी, एंड लैंडिंग गियर का भी इसको पता नहीं चला। नहीं यार, जो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसमें लिखा हुआ है कि जो कराची से पहले एक जगह थी मकली, तो मकली के ऊपर जब प्लेन क्रॉस कर रहा था तो तब उसने लैंडिंग गियर नीचे किया था, जहाज का लैंडिंग गियर नीचे हुआ था। ओके, ठीक है, फिर जब एयरपोर्ट के करीब आए ये लोग तो पायलट ने लैंडिंग गियर वापस ऊपर कर दिया। वो एक सेकंड हाँ, आपको ये नहीं पता, ये तो हुआ है, ये तो कहानी मुझे है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं पता थी मुझे क्या हुआ। लाइक latest report प्लेन में आ ये रहा था, बताया लैंडिंग गियर डाउन है तो उसने लैंडिंग गियर ऊपर कर दिया है। ऊपर कर दिया, ठीक है। अब उसके जो थ्योरी जो है काफी लोग ये कह रहे हैं, और एक प्लॉजिबल थ्योरी है वो ये है कि जब क्योंकि इसका जो प्लेन था ना वो एक होता है ग्लाइड स्लोप होता है, आप उस ग्लाइड स्लोप को फॉलो करते हुए आते हो तो आप एक रनवे के ऊपर प्रॉपर पहुंचते हो, ठीक है। इसका इशू ये था, ये बहुत हॉट एंड हाई आ रहा था, बहुत तेज आ रहा था, बहुत हाइट पे आ रहा था, ठीक है। तो इसकी जो हाइट जहाँ थी वो नहीं चाहिए, तो स्पीड जहाँ थी वो वैसी नहीं थी, ठीक है। अब प्लॉजिबल थ्योरी काफी लोगों की वो ये है कि ये इसको एंड मोमेंट पे अंदाजा हुआ है कि हम जो है बहुत तेज आ रहे हैं तो हम रनवे पे लैंडिंग नहीं कर सकेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो इसने मैं लैंडिंग गियर ऊपर किया और गया ताकि मैं गो अराउंड कर सकूं, यानी वापस जाके वापस मैं मोड़ के ले आऊं और फिर जो है दोबारा लैंडिंग अटेम्प्ट करूं। दैट इज वन थ्योरी, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी में इशू ये है कि वो जो रिकॉर्डिंग है उसमें पायलट कहता है कि वी आर कंफर्टेबल, जब उसने ATC ने जब उसको बोला कि आप मोड़ लें 180 डिग्री टर्न ले लें, बोला कि आई एम कंफर्टेबल, ठीक है। तो देन सवाल ये पैदा होता है कि ये लैंडिंग गियर वापस क्यों उसने ऊपर किया, दैट इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये कि अगर वो उसी लैंडिंग गियर के साथ अगर लैंड भी करता ना वैसे, तो जिस स्पीड और उससे वो आ रहा था ना जहाज, वो लैंडिंग गियर प्रॉब्ली लैंड करते ही वो लैंडिंग गियर टूट जाता जिस स्पीड से वो आ रहा था, अगर लैंडिंग गियर खुला भी होता। मोस्ट एक्सपर्ट्स का इस पे एग्रीमेंट है कि जिस स्पीड से वो आ रहा था तो लैंडिंग गियर तो कोलैप्स कर जाता, ठीक है। जिस स्पीड से आई थिंक वो अगर वो हिट करता ग्राउंड पे तो तकरीबन इसकी 180-190 नॉट स्पीड होती, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड आई थिंक आपकी 140-120 के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक इशू हो सकता है। ऑब्वियसली दूसरा इशू ये हो सकता है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसमें एक फैक्टर आ जाता है कि हो सकता है बंदे का रोज़ा हो, ठीक है। और इस तरह की हाई प्रेशर सिचुएशन में ना, जब आपने आपको बिला वजह इतनी मुसीबत में डाल दिया तो आप बहुत चीज़ें कर बैठते हो, आपको पता नहीं चलता हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इतने फिक्सेटेड होते हो चीज़ के ऊपर। तो लेकिन जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं सारा का सारा पायलट एरर नज़र आ रहा है, टेक्निकल कोई ग्लिच नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स इट वाज ऑल, सारे इसने प्रोसीजर्स की वायलेशन की है, सारे SOPs की वायलेशन की है, एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर प्रोटोकॉल वगैरह। और आई थिंक एंड में ओवर कॉन्फिडेंस ने मारा है कि वो एक पाकिस्तानी मेंटालिटी कि बस कर लेंगे यार, देखा जाएगा, पहुंच जाएंगे। तो यानी कि बड़े अफसोस की बात है यार कि आपके इतनी की लापरवाही कोताही से इतनी जानों का नुकसान हो गया। एंड जिस लाहौर कराची का जो रूट है ये मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट रूट है हमारे, शायद इस रूट पे क्रैशेस कोई हुए नहीं है लाइक, लेकिन ये पहला है मेरे ख्याल से जो हुआ है अभी। और सबसे मेरे ख्याल से बिजीएस्ट रूट भी यही है, लाहौर कराची, कराची लाहौर, अगर देखा जाए तो। आई थिंक हाँ बिजी तो यही है, नहीं कि रूट ही कितने यार, 2 तो रूट है, कराची लाहौर
कराची इस्लामाबाद, ये तो मेन रूट है। कराची इस्लामाबाद जी बाकी main route। पेशावर और उधर मुल्तान फैसलाबाद तो कम ही लोग जाते हैं। और ये फ्लाइट्स और हमेशा फुल होती हैं तकरीबन। आपने ट्रैवल अगर कभी किया हो तो हमेशा फुल होती हैं हाँ फ्लाइट्स ये हाँ, वाली। कराची लाहौर में हाँ एक वो दफ़ा ही की है तो फुल। हाँ हाँ, ये तकरीबन फुल ही होती है, ऑब्वियसली बहुत बड़े शहर हैं, 2 करोड़ की आबादी है दोनों शहरों की, तो बल्कि आना जाना मुझे लगा। याद है कराची लाहौर मैंने उस वक्त ट्रैवल किया था। आपको याद है एक रहमान मलिक का इंसिडेंट हुआ था जिसमें हाँ उसको लेट हो गया था। लेट हो गया था, गालियाँ पड़ी थी और बाहर निकाल दिया था। तो बेसिकली मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हम सऊदीया से आ रहे थे, तो कराची से लाहौर जाना था हमने। और कनेक्टिंग फ़्लाइट ये थी कि आप कराची लैंड होना था, 1 घंटे का स्टे था और वापस लाहौर। लाहौर की फ़्लाइट, लेकिन फॉर सम रीज़न उन्होंने कहा जी नहीं अभी आपको फ़्लाइट नहीं दे सकते, आप होटल चले जाएँ, 8 घंटे बाद आप आना। हमने कहा ठीक है भाई। तो बाद में हमें पता चला था कि सीन ये था कि वो जिस प्लेन में रहमान मलिक साहब ने एंटर होना था, शायद वो इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे या ऐसा कोई सीन था। तो उस प्लेन में ये फड्डा हो गया था, तो इसकी वजह से वो प्लेन कराची आते हुए लेट हो गया था, इसीलिए वो कराची से ओ अब लाहौर नहीं जा पा रहा था। तो इवेंचुअली जब हम कराची लाहौर के प्लेन में गए थे तो यस इट वाज प्रीटी फुल। काफ़ी हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल से फुल ही था वो सारा। तो हाँ, काफ़ी बिजी रूट है और इंडीड। तो हाँ खैर बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल आर ऐसा ही डाउन है। फॉर समथिंग फॉर द हाँ इकोनॉमी 7% हो गया। 10% तो होपफुली हो गया, लेकिन आई थिंक जब तक कोरोना की तलवार ऊपर सवार है तो आई थिंक हम ग्रोथ भूल जाएं। मुश्किल है, एग्जैक्टली। मुश्किल है बहुत। इंटरेस्ट रेट्स का आज ये सीन चला। और क्या चल रहा था सर? और समथिंग एल्स इन द न्यूज़? यार इंस्टाग्राम की न्यूज़ पे थोड़ा देखा था कि वो इंडिया में एक टिकटॉक स्टार की डेथ हो गई थी। कौन कौन कौन? शी कमिटेड सुसाइड। अगर आप अभी गूगल सर्च करो तो आ जाएगा। तो वो काफ़ी यानी सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात थी, इन द सेंस कि वो 16 साल की लड़की थी वो, बिल्कुल ही ना। वो एंड आई थिंक इट सिग्निफाइज कि वो ये सारा सोशल मीडिया कल्चर, इसका मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली आजकल में जब काफ़ी लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और एक अजीब सी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हर चीज़ आप कैमरे के लिए कर रहे हो, तो एक बड़ा ही वो है, अजीब सा एक टाइम है जिसपे हम रह रहे हैं। स्ट्रेंज है, वही मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ मिली हुई है लोगों को कि अभी वो निकाल सकते हैं। सिया कक्कर, राइट, 16 में 16 साल की थी बिल्कुल, यार ये। वो बच्ची थी, छोटी बच्ची है, 16 साल, क्या होता। तो क्या रीज़न क्या था इसका? डिप्रेशन, एक्सपेक्टेशन? नो आइडिया क्या रीजन था, बस उसका अपेरेंटली कोई मैनेजर भी था उसका, तो मैनेजर ने बोला था कि मैंने रात को उससे बात की थी, बिल्कुल ठीक थी, कोई पता नहीं चला। शिट। बस वही हम इस एज में रह रहे हैं ना कि अभी तो हमें मिल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बंदा निकाल देता है, थोड़ा सा शुगर मेला भी लग जाता है, लेकिन इवेंचुअली हम्म लाइक क्या हो सकता है, लाइक सैड टाइम्स। जितना आपको ये हाँ टेक्नोलॉजी मिल रही है उतना ही आप यानी कि डिस्कनेक्ट हो रहे हो रियलिटी के साथ, और उतना ही एक बबल बनी जा रहा है, एक एको चेम्बर है कि जहाँ पे मुझे कोई मेरे से खिलाफ बात मिलती है वहीं पे मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, आई क्या हो थिंक रहा है। सोशल मीडिया की वजह से एक जो बहुत गंदी चीज हो चुकी है ना, हम्म। जो मैंने बार बार नोटिस किया, लोग बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा, इस हद तक बहुत हो गए हैं ज़्यादा। कि आप जो किसी दूसरे की राय सुनने की आपके अंदर वो खत्म हो चुकी है, कुव्वत बर्दाश्त, आप सुन नहीं सकते किसी को, ठीक है। एंड व्हेन यू लिसनिंग टू समवन एल्स, तो आप बस उसको इसलिए सुन रहे हो ताकि उसमें से कीड़े निकालो यार, कि ये गलत गलत बात गलत की, ये बात गलत की है, ठीक है। हम्म। आप इसलिए नहीं सुन रहे कि आप उसके पॉइंट समझने की कोशिश करो। नो वंस डूइंग दैट नाउअडेज, और अब नो कोई वंस नहीं ट्राइंग टू हैव अ डिस्कशन। तो मैंने कहा बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हर बंदा आजकल ये समझता है कि बस मैं ठीक हूँ और दूसरा बंदा गलत है, और बशमूल हम सब के, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, वी आर ऑल इन्वॉल्वड इन दिस। और ये बहुत वेल ज्यादा, और और इस कल्चर को सोशल मीडिया ने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जोर दिया। और आई थिंक इसकी वजह से जनरली एक इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाइयों की भाइयाँ भाई भाई जो है वो लड़ रहे हैं, दोस्त लड़ रहे हैं आपस में छोटी छोटी बातों पे, वो बात नहीं लड़ने वाली। लेकिन सोशल मीडिया का ये जो कल्चर है, ये बहुत ही बुरी लोगों को जो है ना उसकी तरफ लेके जा रहा है, थिंकिंग की तरफ।
क्योंकि खासतौर पर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ये चीज़ प्रमोट होनी चाहिए कि आप एक कल्चर और सिविलाइज तरीके से यू शुड बी एबल टू एक्सचेंज आइडियाज, एक्सचेंज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो, हमारे यहाँ नहीं दुनिया में ही, अब तो मैं कहूँगा खाली हमारे यहाँ नहीं, सोशल मीडिया की वजह से वो इतनी टॉक्सिसिटी हो गई है कि नाउ अब जो जो लोग अपने साथ चाहते हैं ना कि कोई रिलेशनशिप हम रखें किसी के साथ, तो वो अवॉइड करते हैं कि भाई पॉलिटिक्स पे बात ही ना करो तो बेहतर है, बचे रहें, फटा ही ना हो हमारा। यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो ये हो चुका है। जो ये हो चुका है। और लाइक मेरे ख्याल से पहले जब पॉलिटिक्स जब होती थी ना कि कुछ इंटेलिजेंट लोगों के हाथों में, तब तक ठीक था। लेकिन अब यानी कि अब जब हर एक को ही आपने दे दिया इंस्ट्रूमेंट, विच ठीक है कि एक डेमोक्रेसी में एक हर एक कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए, लेकिन टॉक्सिसिटी एक टर्म है वो बहुत हो गई कि हर कोई टॉक्सिक हो गया है कि टॉक्सिक हो गया ना। अब छोटी छोटी बात पे जो है वो गालियां, छोटी सी बात पे अपसेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे जो है वो बस दूसरा बंदा मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं अपसेट हो जाऊं कि नहीं वो तो जो जो चीज़ मैं मानता हूँ वो क्यों नहीं दूसरा बंदा मान रहा, वो उसको क्यों नहीं नजर आ रही, मुझे क्यों नजर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये कल्चर एक बन चुका है और इसको अब रिवर्स करना जो है वो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है मेरे ख्याल में। ओ बाय द वे ट्विटर पे लम्स का भी ट्रेंड हो रहा था एज यूजुअल हरासमेंट के ऊपर। फॉर सम रीजन लम्स हैज बिकम, पता नहीं क्या हो गया लम्स को भाई। क्या हुआ फिर अलार्म्स को? लम्स में काफ़ी लाइक फॉर्मर स्टूडेंट्स स्पेशली फीमेल्स दे केम आउट के हमारे साथ लम्स में कुछ हरासमेंट के इश्यूज फेस किए थे फ्रॉम फेलो स्टूडेंट्स एज वेल एज फ्यू स्टाफ मेंबर्स इन अलुमनाई। तो काफ़ी इसकी स्टोरीज आ रही थी और इसमें से जो एक लड़का है उसकी काफ़ी आ रही थी, बसाम अहमद, उसका काफ़ी सीन आ रहा था कि जी उसके साथ काफ़ी एसोसिएटेड कुछ लड़कियां थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। लाइक इफ़ यू गो टू ट्विटर, मैं शेयर स्क्रीन पे लगा देता हूँ, जस्ट सर्च लम्स, अच्छा तो लाइक काफ़ी आपको स्टोरीज मिल जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने नहीं देखा है, इसको मिस हो गया। लम्स लम्स का तो यार वैसे हर महीने कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, तो पता नहीं अल्लाह जाने इस लाइक यूनिवर्सिटी का मसला क्या है। especially ये देखें ना, this is a direct call out for the LUMS Law School. Every single faculty member and law student is aware of not one but numerous accusations against a senior faculty member. Yet he still continues to teach and enjoys a position of power and respect. Pretty alarming. LUMS को पता नहीं भाई क्या हो गया है, इनकी फैकल्टी भी अजीब हो गई। तो अच्छा ये तो हम लम्स का बताया आपने। अभी एक हाँ, ये यूनिवर्सिटी इजाज के कोई अकरम साहब थे कोई, इनकी बात हो रही थी कि ये एडमिन थे कोई, क्योंकि जी लोग इनसे डर रहे थे जी इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो रहा था, विच इज़ लाइक प्रीटी स्क्रूड के एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन और वहाँ पे ये सब चल रहा था। हाँ ये एक और भी यार, ये यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर, उसमें कोई है अपेरेंटली सुखेरा साहब, उनके ऊपर उनके खिलाफ अभी अचानक आई है। पाकिस्तानी लड़का है, 30 लड़कियों ने एक्यूज किया है उसको। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये इसकी थ्रेड है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये मानूर अली सैयद 3 ने जो इस पे थ्रेड किया है, और इनकी थ्रेड के बाद आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये हिट हुई है, 792 रीट्वीट्स हैं। तो इन्होंने जो है ये बात की कि ये जो साहब हैं ये अपेरेंटली, तो शी केम आउट अगेंस्ट हिम, और उसके बाद जो बहुत सारी लड़कियों, तकरीबन 30 लड़कियों ने उसको बैक किया है, हैदर अली सुखेरा साहब की। तो ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये है एक चीज़ यार, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि
पढ़े लिखे लोग जो हैं उसमें ज़्यादा लग रहा है इन्वॉल्व है कंपेयर टू जाहिल लोग। यार आप यूनिवर्सिटी जाते हो यार, चुप करके बस पढ़ो और निकलो। मुझे तो हम्म, समझ नहीं आती लाइक व्हाट द हेल मैन। हम्म, हम्म। लम्स, लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोग फिसल जाता है भाई, कुछ हो जाता है नाठी नाठे। खैर व्हाट एल्स वाज ऑन द न्यूज़ टुडे ऑन इन दिस वीक? बस यही था। ओ बाय यार द आई वे थिंक सर, यही थी। आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सिंस यू लिव्ड इन, अब अभी आप इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन यू लिव्ड इन कराची एंड यू वर बोर्न इन लाहौर। हम्म। ट्विटर पे ये एक बंदे ने पूछा था कि व्हाट मेक्स यू एसोसिएटेड विद द सिटी, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट डू यू, पहली बात है व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज? यू कंसीडर योरसेल्फ एज इस्लामाबादी, आइजलो बॉय, या कराचीआइट, या क्या? ये लो, पहली बात तो तय कर लो कि मैं लोहारी कभी नहीं कंसिडर करूंगा अपने आप को। सही है भाई। बहुत बदनाम है लोहारी। नहीं ऐसी बात नहीं है, लाहौर ऑब्वियसली एक यादें तो बहुत ज्यादा हैं क्योंकि पला बड़ा हूँ उधर। जिंदगी के शुरू के 10 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं, तो बचपन वहाँ गुजरा है, तो हमेशा से एक एक वो होती है ना कि वैल्यू आपकी रहती है कि अभी भी जो हमारा आबाई घर है वो लाहौर के अंदर है। ओह मेरा जो अच्छा। एलजीएस में जाता था मॉडल टाउन में, तो वो ऑब्वियसली एक यादें हैं वहाँ की। लेकिन आई थिंक अगर मैं अपने को ज्यादा एसोसिएट करूंगा तो प्रॉब्ली कराची से करूंगा। उसकी रीजन मेन ये है कि आप कह लो कि मुझे शऊर जब आया ना जिंदगी में, एक होती नहीं से आपको शऊर आ जाता है, और आपके जो दोस्त बनते हैं, स्कूल के दोस्त बनते हैं प्रॉपर, और जो कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं, तो वो सारा मेरा ओके। कराची में हुआ। लेकिन अगर आप कहो कि मैं अब रहना कहाँ चाहता हूँ, दैट विल बी इस्लामाबाद फॉर श्योर। मैं कहीं और बिल्कुल नहीं रहना चाहता, ना कराची में ना लाहौर में। आई थिंक इस्लामाबाद में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो पीसफुल सुकून वगैरह है, वो ना कराची में आपको मिल सकता है ना लाहौर में मिल सकता है ऑब्वियसली। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है खाने के लिहाज से। खाने वाला जो वैरायटी लाहौर की तरह की नहीं है और कराची की तरह की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक फर्क है। सेवर फूड्स, सेवर फूड्स, सेवर सेवर तो फूड्स। लाहौर में भी है। हाँ लेकिन पता नहीं, मैंने अभी ट्राई नहीं किया यहाँ का। हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन लाइक यू एसोसिएट योरसेल्फ कि मैं इस्लाम आइजलो बॉय बन गया हूँ, इस्लामाबादी। इस्लामाबादी में तो मैं ऐसा आई वोंट से मैं कोई थरो इस्लामाबादी हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल ही वो। लेकिन डेफिनेटली मेरी प्रेफरेंस इस्लामाबाद ही होगी ज्यादा। चलिए, ये तो है। मेरा बैकग्राउंड लाइक आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद, ग्रो अप इन सऊदी अरेबिया, लेकिन मैं कोई 12 साल का था लाहौर हम आ गए थे। फॉर मी अच्छा। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ लाहौरी बॉय, एंड द रीज़न इज़ कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो जब आपको एक रिलेटिव्स आपके इंट्रोड्यूस करवाने लग जाए ना कि ये लाहौर से हैं, तो मेरे ख्याल से तब वो मोमेंट होता है कि जब आप एक दूसरी सिटी के मेंबर पक्के बन जाते हैं। तो अगर हम्म। आपको भी अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करवाने लग जाएं कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, ये इस्लामाबाद से हैं, तो लाइक फिर लाइक यू आर ऑफिशियली पार्ट ऑफ दैट सिटी मेरे ख्याल से। बात बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। आई थिंक जब मैं कराची जाता हूँ तो और मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ कि भाई ये इस्लामाबाद से आया है, और जब मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो लोग कहते हैं ये कराची से आया है। तो कराची से तो एक वो चल रहा है डुअल। क्योंकि मेरा असल में कि मेरा आना जाना लगा रहता है काफी इस्लामाबाद कराची, तो एक चीज है। तो आई गेस आप कह लो कि मैं डुअल सिटीजन हूँ, ड्यूल सिटीजन एग्जैक्टली। हाँ चल ना सर, इधर का ना उधर का। कुछ लोग इसके ऊपर ना लाइक लेट मी पुल दैट ट्वीट अप, उसमें लोग लगे हुए थे कि जी नहीं जी, बेसिकली लड़के ने पूछा था लाहौर के पर्सपेक्टिव से, तो हम्म। लोग लगे हुए थे कि जी नहीं जी, तब होता है आप लाहौरी कंसिडर होंगे जब पता नहीं आप पूरा अपना शजरा नस्बी निकालेंगे 1000 साल का। लाइक व्हाट द हेल मैन। यूं तो 90% लाहौर की आबादी फारिग हो जाएगी। लाहौर में काफी नहीं, माइग्रेट लाहौर लोग की जो हैं। काफी आबादी है, और वो लाहौर की जो काफी आबादी है जो कि वो इंडियन पंजाब से आए थे। हाँ और इवन वो हमारी अपनी फैमिली थी, वो इंडियन पंजाब से आई थी, अम्बाला से ना। अम्बाला तो से मैंने बहुत सारे जो लाहौर में जो पंजाबी हैं वो इंडियन पंजाब से आए हुए हैं, तो दे आर इंडियन माइग्रेंट्स। पंजाब से, तो वो और लगा हुआ उसके कि अलावा भी जी। उसके अलावा भी उर्दू स्पीकिंग भी काफी लोग लाहौर आए थे। खाली कराची नहीं आए थे, लाहौर भी आए थे, और लाहौर में भी उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो ये है। इसमें ये थोड़ी कि अब हर बंदा जो है वो लाहौर में जो चौबुरजी में पैदा हुआ है, इस तरह तो नहीं हो सकता कि सारी जो है खानदान पुश्तें उधर ही पैदा हुई है जी। चौबुरजी और मुगलपुरा के बाहर और बदामी बाग के बाहर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये थोड़ी है सारे उस इलाके के नहीं है, उसके बाहर भी लोग आए हैं ऑब्वियसली बहुत।
एग्जैक्टली। चलें सर, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आई सॉरी थिंक काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हमने काफी पूरे हफ्ते के। एनीवेज सर, थैंक यू एंड वंस अगेन लेट मी प्लग इन ठीक है के पटारी पे भी पॉडकास्ट है with all the episodes there now 1 through 5 and also ताकि ऑडियो वर्जन का किसी ने सुनना हो तो follow us on Twitter, give us some likes, some views, subscribe, all the good shit ताकि हमें भी कुछ पैसे वगैरह मिले भाई इससे। That is it। फिर नेक्स्ट वीक सर, फिर ओके सर, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज़। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।